नमस्कार, मैं योगेश राणा। हरक सिंह रावत अपने जीवन में सबसे बड़ी राजनीतिक दुर्दशा के दौर से गुजर रहे हैं। सवाल यह उठता है कि वो इन हालातों को कैसे प्राप्त हुए, ये समझना चाहिए। उत्तराखंड के गठन के बाद बनी पहली सरकार में ही घोटाला हुआ। उत्तराखंड में अब तक 23 सालों में उत्तराखंड में दर्जनों से ज्यादा घोटाले हो चुके हैं और उनमें दर्जनों से ज्यादा बड़े नेताओं के नाम सामने आ चुके हैं। लेकिन आज तक उत्तराखंड में किसी बड़े नेता, किसी बड़े मंत्री या फिर पूर्व मुख्यमंत्री की किसी भी मामले में गिरफ्तारी, किसी भी बड़े घोटाले या छोटे घोटाले में गिरफ्तारी हुई नहीं है। अब कई लोगों का कहना है कि ईडी और सीबीआई जिस तरीके से हरक सिंह रावत के चारों ओर शिकंजा कस रही है, हो सकता है हरक सिंह रावत की गिरफ्तारी हो जाए। वो पूर्व की कांग्रेस और बीजेपी सरकारों में मंत्री रहे हैं। अब हरक सिंह रावत की गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी, इस पर तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। यह तो जांच और जांच के बाद आने वाले समय में क्या होगा तभी सामने आएगा, तभी पता चलेगा। हाँ, इतना जरूर लग रहा है कि उनको आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से टिकट शायद ही मिले, क्योंकि कांग्रेस में उनकी दावेदारी हरिद्वार लोकसभा सीट पर है और हरिद्वार लोकसभा सीट पर हरीश रावत और कर्ण मेहरा बड़े दावेदार सामने आ गए हैं और इन दोनों में हरिद्वार लोकसभा सीट को लेकर, टिकट को लेकर पाला भी खींच चुका है। इन्हीं में से किसी एक को टिकट मिलेगा ऐसा लग रहा है। हरक सिंह रावत टिकट की दौड़ से कहीं न कहीं बाहरी होते हुए दिख रहे हैं और वैसे भी कांग्रेस उनको टिकट देकर बेवजह किसी मुसीबत में फंसना नहीं चाहेगी, बेवजह इस तरह के परसेप्शन में फंसना नहीं चाहेगी कि हरक सिंह रावत जांच के दायरे में है, जांच हो रही है और एक ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस ने टिकट दे दिया है। एक बड़ा सवाल है, हरक सिंह रावत की इतनी घेराबंदी क्यों बीजेपी की मौजूदा केंद्र सरकार और उत्तराखंड की सरकार कर रही है, इसको समझना चाहिए। अगर कुछ बड़े घोटालों को एक बार याद करें तो उत्तराखंड में जो हुए हैं, ताकि यह ध्यान में रहे कि उत्तराखंड में हरक सिंह रावत जिस तरह के घोटाले में फंसे हुए हैं, उससे बड़े बड़े घोटाले हुए हैं और बड़े बड़े नेताओं के नाम उन घोटालों से जुड़े हैं, उभरे हैं। 2009 और 2010 में ढेंचा बीज घोटाला हुआ, उस वक्त मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूरी थे। आप याद कर लीजिए, 2013 में केदारनाथ घाटी में आई आपदा के बाद राहत कार्यों में बड़े घोटाले के आरोप लगे। इस घोटाले के कारण ही तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा की कुर्सी चली गई। आरोप यह भी लगा कि पुनर्निर्माण कार्यों के नाम पर हजारों करोड़ रुपए का खेल हो गया। इसके बाद 2016 में हरीश रावत मुख्यमंत्री थे और NH-74 घोटाला हो गया। इसमें बड़े नेताओं के नाम की चर्चा रही। यह करीब 250 करोड़ रुपए का घोटाला बताया जाता रहा है। 2010 में हरिद्वार में 16 पुस्तकालयों को बनवाने के नाम पर घोटाला हो गया। मामला हाईकोर्ट में भी पहुंचा, यह अभी भी चर्चा में रहता है। उत्तराखंड में तमाम सरकारों के कार्यकाल में विधानसभा में भर्ती का नाम पर घोटाला हुआ। यह मामला हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है, अभी भी चर्चा में रहता है। कई नेताओं के जानकारों को, परिचितों को नौकरियां दिए जाने के आरोप लगते रहे। चिट्ठियां तक जारी हुई है, नाम उजागर हुए। 2010 से 2018 तक समाज कल्याण विभाग में छात्रवृत्ति घोटाला हुआ। यह तकरीबन 500 करोड़ रुपए का घोटाला बताया जाता है। 2015 से 2017 के बीच खाद्य विभाग की ओर से चावल खरीद करने में घोटाला हुआ। यह घोटाला करीब 600 करोड़ रुपए के आसपास का बताया जाता रहा है। इतना ही नहीं, राज्य स्थापना से लेकर आज तक उत्तराखंड में जमीनों को लेकर बड़े खेल हुए हैं। देहरादून में आज सबसे ज्यादा अगर शिकायत किसी मामले की आती है तो जमीनों के फर्जीवाड़ों से संबंधित आती है। इस मामले को लेकर जांच भी चल रही है, कई गिरफ्तारियां हो चुकी है और बताया जाता है कि तकरीबन 200 करोड़ रुपए से ज्यादा जमीनों को खुर्द-बुर्द किया गया है। लेकिन किसी भी नेता तक अभी तक गिरफ्तारी की आंच पहुंची नहीं है। गिरफ्तारी की आंच तो छोड़ दीजिए, किसी का नाम भी नहीं आया है। इसीलिए यह समझने वाली बात है कि हरक सिंह रावत से क्या राजनीतिक चूक हुई है, जिस कारण उनको लेकर आज यह चर्चा शुरू हो गई है कि वो गिरफ्तार भी हो सकते हैं। 2024 में यह जो लोकसभा चुनाव आ रहा है, इससे पहले ही आपको याद होगा जब वो 2021 के आखिरी दिनों में विधानसभा चुनाव 2022 में होने थे, उसको लेकर चर्चाएं शुरू हो गई थी। विधानसभा चुनाव के एकदम पास में बात पहुंच गई थी और 2021 के आखिरी दिनों में यानी दिसंबर में धामी सरकार की कैबिनेट की बैठक को बीच में छोड़कर हरक सिंह रावत चले गए थे।
उनका फोन भी बंद हो गया था। बाद में सीएम हाउस में पुष्कर सिंह धामी के साथ उनकी मुलाकात की कुछ तस्वीरें सामने आई। मुख्यमंत्री धामी और हरक सिंह रावत का एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें दोनों किसी बात पर बहुत ही खुलकर हंस रहे थे। यह वीडियो बड़ा वायरल हुआ था। इन तस्वीरों और इन वीडियो के बाद खबर आई कि हरक सिंह रावत मान गए हैं, वो अब बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में नहीं जाएंगे। करीब 24 घंटे कोप भवन में रहने के बाद हरक सिंह रावत ने कहा था कि अब वो नाराज नहीं है। हरक सिंह रावत ने मुख्यमंत्री धामी को अहंकार रहित और जमीन से जुड़ा व्यक्ति भी बताया और साथ ही कहा कि धामी मेरे छोटे भाई है, उनके ऊपर मेरा आशीर्वाद बना रहेगा। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरक सिंह रावत की सबसे बड़ी मांग भी तुरंत ही मानी, जिसके कारण वो नाराज हो गए थे। कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए प्रथम किस्त के तौर पर 25 करोड़ रुपए तुरंत ही जारी किए गए। यह 26 दिसंबर 2021 के आसपास की बात है। बीजेपी ने हरक सिंह रावत को हर लेवल पर मनाया और डैमेज कंट्रोल करने के सारे कोशिश की। हरक सिंह रावत अपनी कोटद्वार सीट को बदलने की मांग कर रहे थे, वो केदारनाथ से टिकट मांग रहे थे। उस वक्त जानकारी यह सामने आई कि बीजेपी संगठन में तमाम विरोध के बाद भी उनकी सीट बदलने को लेकर बीजेपी की टॉप लीडरशिप राजी हो गई थी। उनको केदारनाथ विधानसभा सीट से टिकट दिया जा रहा था, लेकिन इस सब के बाद भी हरक सिंह रावत की ओर से मांग की गई, वो अपनी पुत्रवधू अनुकृति के लिए लैंसडाउन विधानसभा से टिकट मांग रहे थे। इसका दबाव बनाने लगे। जब सारी मांगे पूरी हो रही थी तो इसके बाद यह अतिरिक्त मांग भी जोड़ी गई। आपको याद होगा, उनकी इस मांग का विरोध लैंसडाउन से भाजपा के विधायक दिलीप रावत ने किया था। दिलीप रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उस समय एक चिट्ठी लिखी थी वन विभाग में हो रहे घोटाले को लेकर, और उस वक्त वन मंत्रालय हरक सिंह रावत के ही पास था। यह मामला बड़ा चर्चा में आया था, बड़ी चर्चा हो गई थी। जो लैंसडाउन के बीजेपी के विधायक थे, उनके कई वीडियो भी सामने आए थे। बीजेपी ने हरक सिंह रावत की पुत्रवधू को टिकट देने की बात नहीं मानी, बाकी सभी मांगों पर हामी भरी। इतना सब होने के बाद भी जब यह जानकारी सामने आई कि हरक सिंह रावत देहरादून से कांग्रेस में शामिल होने के लिए दिल्ली रवाना हो गए हैं, तो बीजेपी ने हरक सिंह रावत को 17 जनवरी की आधी रात में कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया और बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से 6 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया था। हरक सिंह रावत ने करीब 5 बार दल बदला है, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को जिस तरीके से उन्होंने छोड़ा वो एक अलग ही घटना थी। उनके द्वारा बीजेपी को छोड़ना की जो घटना है वो बाकी जो उन्होंने दल बदले उनसे एकदम जुदा घटना रही है। शुरू में बीजेपी नहीं चाहती थी कि हरक सिंह रावत जाए कांग्रेस में, क्योंकि 2022 का जो विधानसभा चुनाव था उसमें यह माना जा रहा था कि बराबर की टक्कर है। पुष्कर सिंह धामी बिल्कुल भी ये नहीं चाहते थे कि कोई इस तरह का परसेप्शन बने कि बीजेपी को छोड़कर नेता जा रहे। उस समय पर पुष्कर सिंह धामी ने उनको रोकने की सारी तरह की कोशिशें की थी। हरक सिंह ने बीजेपी को न छोड़ने का वादा भी किया था। हरक सिंह की सारी मांगे भी मानी जा रही थी, इसके बाद भी वो चले गए। हालांकि बाद में उन्होंने वापसी की कोशिश की, लेकिन तब तक बड़ी देर हो चुकी थी। बीजेपी ने वापसी के सारे दरवाजे बंद कर दिए। अब ईडी ने हरक सिंह रावत को परिवार सहित 29 फरवरी को अपने दफ्तर में बुलाया था, लेकिन हरक सिंह रावत नहीं गए। उन्होंने जांच एजेंसी से 1 महीने का वक्त मांगा है। इससे पहले ईडी ने हरक सिंह रावत के 3 राज्यों में दर्जनों ठिकानों पर छापे मारे थे। ईडी 2 अलग अलग मामलों में हरक सिंह रावत के खिलाफ जांच कर रही है। इनमें से एक मामला तो पाखरो सफारी रेंज घोटाले का है और दूसरा एक जमीन की बिक्री से जुड़ा हुआ मामला है। इन दोनों मामलों को लेकर विस्तार से मीडिया में छपता ही रहता है, अपडेट आते ही रहते हैं, जिससे आप लोग अच्छी तरीके से वाकिफ होंगे ही। मौजूदा समय में सवाल यह है कि हरक सिंह रावत राजनीतिक दुर्दशा को, इतनी बड़ी राजनीतिक दुर्दशा को क्यों प्राप्त हो गए। पाखरो सफारी मामले में तो तमाम सरकारी एजेंसियों ने यह पाया भी है कि इसमें नियमों का उल्लंघन हुआ है, नियमों के खिलाफ काम हुआ है। इस तरह की तमाम मीडिया रिपोर्ट भी सामने आई है। कई एजेंसियों ने जांच की है सरकार की। इन दोनों मामलों में कई IFOS
और वन विभाग के अधिकारी भी फंसे हुए हैं। अभी 7 फरवरी को ईडी ने हरक सिंह रावत के ठिकानों पर 3 राज्यों में जब छापे मारे थे तो उसी समय पर बहुत सारे अधिकारियों के आवास और अधिकारियों के ठिकानों पर भी छापे मारे थे। पिछले करीब 1 माह में ईडी ने हरक सिंह रावत सहित 12 वन अधिकारियों के घरों पर छापे मारे हैं और ईडी एक एक कर अफसरों को तलब भी कर रही है। कई अफसरों को पूछताछ के लिए बुलाया जा चुका है। ईडी के हवाले से जो खबरें आ रही है उनमें साफ साफ दिख रहा है कि हरक सिंह रावत गंभीर चिंता में दिख रहे हैं। हरक सिंह रावत ने खुद कहा है कि वो जेल जाने से नहीं डरते हैं। उन्होंने कुछ गलत किया ही नहीं है तो फिर वह क्यों डरे। उन्होंने जिंदगी भर सिर पर कफन बांधकर राजनीति की है, यह हरक सिंह रावत कह रहे हैं। लेकिन इन सब बातों के बाद भी हरक सिंह का राजनीतिक कैरियर गंभीर चिंता में तो पड़ा ही हुआ है। अभी हरक सिंह रावत ने ईडी से 1 माह का समय मांगा ही है और माना यह जा रहा है कि आने वाले 3 या 4 दिन में कांग्रेस की उत्तराखंड की 5 सीटों पर टिकट की घोषणा हो जाएगी, उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी। दिल्ली में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग 5 मार्च को होनी है। यह शनिवार को होनी थी लेकिन टाल दी गई, अब 5 मार्च को होनी है। पहले एक मीटिंग हो चुकी है, इसीलिए यह माना ही जा रहा है कि 5 मार्च को जो मीटिंग होगी इसके बाद उत्तराखंड की 5 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों की घोषणा कर देगी। और लगता तो नहीं है कांग्रेस हरक सिंह रावत को टिकट देगी। अब हरक सिंह रावत की राजनीतिक दुर्दशा की यह कहानी कितनी आगे तक जाएगी यह तो पता नहीं है, लेकिन उत्तराखंड में घोटालों और नेताओं के नाम उत्तराखंड के गठन के समय से ही आपस में जुड़ते रहे। देखना यह होगा कि आने वाले समय में कितने लोगों पर धीरे धीरे जांच का शिकंजा कसता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अक्सर कहते रहते हैं कि वह जीरो टॉलरेंस की सरकार है और किसी को भी घोटालों में बख्शा नहीं जाएगा। और अभी कुछ ही दिनों में अगर देखें तो कुछ ही दिनों में सीबीआई को कई सारे मामले जा चुके हैं। हालांकि हाईकोर्ट के आदेश से जा चुके हैं, लेकिन सीबीआई उत्तराखंड में कई सारे मामलों की जांच शुरू कर चुकी है और इन मामलों में कई सारे नेताओं का दामन फंसता हुआ साफ साफ दिख रहा है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।